नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 गति के दूसरे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। पहले भाग का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए, यह है आपका अध्याय 8 गति यानी मोशन। और पिछले भाग में हम लोग गति क्या है इसको अच्छे से समझे थे। फिर इसके बाद हम लोग गति के प्रकार में सरल रेखीय गति को समझे थे। उसके बाद एक समान गति और असमान गति को भी समझे थे। और फिर देखिए नीचे 3 को प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल भी किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग गति की दर का मापन यानी स्पीड यानी चाल को समझे थे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ दिशा के साथ चाल यानी वेग को समझे थे, क्या है वेग, वेलोसिटी। उसके बाद इन 5 प्रश्नों को हम लोग हल भी किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण यानी एक्सेलरेशन को समझे थे। ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन को समझने के बाद हम लोग फिर इन तीनों प्रश्नों को हल भी किए थे। ठीक। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा वह गति का ग्राफीय प्रदर्शन पर होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग दूरी समय ग्राफ को समझेंगे, इसके बाद वेग समय ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ग्राफीय विधि से गति के समीकरण हम निकालेंगे। यह तीनों समीकरण है, इसको समझ के इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। फिर इसके बाद इन 5 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग एक समान वृत्तीय गति को समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अध्याय यह खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में फिर सोल्व करेंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए आपका यही टॉपिक है, हम लोग शुरू करते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग जो गति पढ़े थे, समझे थे, उसको हम ग्राफ पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि ग्राफ है क्या। तो हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो देखिए यही है आपका ग्राफ कॉपी, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और अगर आपने 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी के गणित का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति को बना लिया है तो आपको ग्राफ को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका वीडियो मेरे चैनल के 9th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ग्राफ को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यह है आपका ग्राफ पेपर। और देखिए इस ग्राफ पर एक एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज रेखा होता है, नीचे गिरा हुआ रेखा, और एक वाई अक्ष होता है जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, जो खड़ा खड़ा रेखा होता है। ठीक है। और यह दोनों अक्ष एक दूसरे को यहाँ ओ पर शून्य पर काटता है, जिसको हम लोग मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है। और देखिए इस मूल बिंदु से हम लोग जब दाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या धनात्मक रूप से बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऊपर भी बढ़ते हैं तो संख्या धनात्मक बढ़ती जाती है, 1 2 3 4। और देखिए बाएं साइड जब हम बढ़ते हैं तो ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ती जाती है। और नीचे भी जब हम लोग आते हैं तो संख्या ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ती जाती है। तो देखिए इस तरह से इसमें 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, जिसमें यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा है और यह चौथा चतुर्थांश है। ठीक है। इस चतुर्थांश को इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। और देखिए यह ग्राफ पर किसी चीज़ को प्रदर्शित करने का जो पद्धति है, इसका खोज फ्रांस के एक गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था। ठीक है। और इसको हम लोग कार्तीय तल भी कहते हैं यानी कार्टेशियन प्लेन। इसको निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। इसको XY तल यानी XY प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है। तो यह है आपका ग्राफ। इसके आधारभूत जानकारी को मैंने आपको बता दिया है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक। देखिए गति का ग्राफीय प्रदर्शन में जब भी हमको किसी 2 चीज़ों को एक साथ दिखाना पड़ता है तो हमको उसके लिए ग्राफ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। और देखिए इसमें आगे समय दूरी ग्राफ, जैसे यहाँ देखिए दूरी भी है और समय भी है, तो दोनों को जब हम एक साथ दिखाएंगे तो हमको किसी का आवश्यकता पड़ेगा, ग्राफ का। ठीक है। आप टीवी में क्रिकेट मैच भी देखते होइएगा तो देखते होइएगा बार बार ये बॉल और रन के बीच का जो स्थिति होता है उसको ग्राफ के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है आसानी से। ठीक है। तो हम लोग इसमें गति का ग्राफीय प्रदर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है दूरी समय ग्राफ। इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक। इस ग्राफ में समय को क्या करते हैं हम लोग, x अक्ष मान लेते हैं। ठीक। और दूरी को हम लोग क्या करते हैं, y अक्ष मान लेते हैं। ठीक। और इसको हम लोग ग्राफ पर इस तरह से दर्शा देते हैं। तो देखिए यही है आपका समय दूरी ग्राफ। यह एक समान चाल का समय दूरी ग्राफ है। ठीक है। आपको एक समान चाल क्या है आपको फिर से पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल क्या होती है, एक समान चाल होती है। ठीक। और इसका जो ग्राफ होगा वह ऐसा ही होगा। ठीक है। यह एक समान चाल का ग्राफ है। कैसे, तो देखिए अभी तो आप देखें हैं पीछे कि यह जो एक अक्ष है यह क्या है, यह समय है। ठीक है, जिसको हम सेकेंड में लिए हुए हैं। और यह जो वाई अक्ष है यह दूरी है, जिसको हम क्या किए हैं, मीटर में लिए हैं।
ठीक। एक समान चाल मतलब समान दूरी समान समय में तय करना। ठीक, देखिए पहला 10 सेकेंड में यह कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। फिर 20 सेकेंड में देखिए कहाँ जा रहा है, 40 मीटर। फिर 30 सेकेंड में देखिए कहाँ जा रहा है, 60 मीटर। 40 सेकेंड में कहाँ जा रहा है, देखिए 80 मीटर। कहने का मतलब हर 10 सेकेंड में यह 20 मीटर का फासला तय कर रहा है। ठीक, इसको हम क्या किए हैं, इसको यहाँ से दर्शा दिए हैं। तो जब भी ऐसा होगा एक समान चाल वाला ग्राफ, तो वह क्या होगा, वह सीधी रेखा में होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही सीधा रेखा यही एक समान चाल को बता रहा है, दूसरा कोई रेखा भी आप खींच सकते हैं। हम देखिए आप इस पर अगर दूसरा रेखा भी खींचते हैं, सीधा रेखा, तो यह भी एक समान चाल को ही दर्शाएगा। कैसे, तो देखिए इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु को देखिए। देखिए यह 20 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है। फिर देखिए अगला 40 सेकेंड में 40 मीटर जा रहा है। फिर अगला देखिए 60 सेकेंड में कहाँ जा रहा है, 60 मीटर जा रहा है। कहने का मतलब हर 20 सेकेंड में 20 मीटर का फासला तय कर रहा है। तो यह भी क्या कर रहा है, यह भी एक समान चाल को दर्शा रहा है। ठीक, तो आप इस ग्राफ पर कोई भी सीधा रेखा खींच देंगे, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक, वह क्या है, वह एक समान चाल को दर्शाएगा। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूरी समय ग्राफ में आपके किताब में भी जो चित्र दिया है ग्राफ का, इसमें एक समान चाल से जो दूरी समय ग्राफ जो प्रदर्शित किया गया है, देख रहे हैं एकदम सीधा रेखा है। ठीक है, तो यह एक समान चाल को दर्शा रहा है। अब हम समझने वाले हैं असमान चाल का जो समय दूरी ग्राफ होगा वह कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो उदाहरण है यह असमान चाल वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफ पर उतारने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यह है आपका किताब का जो उदाहरण दिया हुआ है सो, और यह है हमारा ग्राफ कॉपी। ठीक, इसमें हम एक्स अक्ष, यह हमारा क्या है, यह एक्स अक्ष है, और यह क्या है, यह वाई अक्ष है। ठीक, एक्स अक्ष हमारा समय है जो सेकेंड में लिए हैं, और वाई अक्ष हमारा दूरी है जो हम मीटर में लिए हैं। ठीक है, इसको हम 2 3 4 5 6 12 लिए हैं, और इसको 5 10 इस तरह करके लिए हैं, इसको समझ के। ठीक, देखिए समय 0 सेकेंड में यह दूरी 0 मीटर तय कर रहा है, लेकिन 2 सेकेंड में देखिए 1 मीटर दूरी तय कर रहा है। देखिए समय यहाँ है, 2 सेकेंड में यह कितना दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 है, यानी 2 को हम 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक, यानी 2 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तय कर रहा था, 2 सेकंड में हम 1 मीटर दूरी तय करा दिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम इसको गिनेंगे। अब फिर देखिए 4 सेकंड में यह 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है। 4 सेकंड में यह कितना दूरी कर रहा है, 4, यानी यह 5 से थोड़ा पहले होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, यही 4 होगा। अब देखिए 6 सेकंड में यह 9 मीटर का दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो 6 सेकंड में हम इसको 9 मीटर पर लगा देंगे। यहाँ देखिए 10 मीटर है, 10 से पहले यहाँ 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 सेकंड में 16 मीटर का दूरी तय कर रहा है। 8वां सेकंड में हम 16 पर जाएंगे। देखिए यहाँ 15 है, 15 से एक ऊपर 16 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां सेकंड में यह 25 मीटर दूरी तय कर रहा है। 10 सेकंड में यह कहाँ जाएगा, हमारा 25 पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक, वैसे ही देखिए 12 पर 36 जाएगा। 12 जो है वह 36 35 है, 36 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहीं पे होगा। ठीक, तो आपका ग्राफ जो देखिए वह कैसा जा रहा है, वह ऐसा जा रहा है। ठीक है, ग्राफ ऐसा जा रहा है, यह सीधी रेखा में नहीं है। ठीक, इसलिए यह क्या है, यह असमान चाल से चल रहा किसी वस्तु का ग्राफ है। ठीक, अगर यह एक समान चाल वाला ग्राफ होता तो यह किसी सीधा रेखा में होता, वह ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे जैसे हो। ठीक, लेकिन चूंकि यह असमान चाल वाला ग्राफ है तो यह सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है, यह ऐसे है। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। हम देखिए आपके किताब में भी जो असमान चाल से चल रहे दूरी समय ग्राफ जो दिया गया है वह देखिए, देख रहे हैं इसमें सीधा रेखा में नहीं है, वह इस तरह से है। ठीक, अगर यह एक समान रहता तो उसकी सीधा रेखा में रहता। ठीक, लेकिन यह देखिए ऐसे टेढ़ा हो गया है। ठीक, तो आप असमान चाल और एक समान चाल वाला ग्राफ देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि विराम अवस्था वाला ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए यह है विराम अवस्था वाला दूरी समय ग्राफ। इसमें यह जो एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, इसमें इसका जो ग्राफ होगा यह हमेशा एक्स अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, यह एक्स अक्ष है और इसी के समांतर होगा हमेशा विराम अवस्था वाला ग्राफ। कैसे, तो देखिए यह 1 सेकेंड में 1 मीटर का दूरी तय किया है, दूसरा सेकेंड में भी 1 मीटर पर ही है, तीसरा सेकेंड में भी 1 मीटर पर ही है, चौथा सेकेंड में भी 1 मीटर पर ही है। इस तरह से आप जितना सेकेंड आगे तक चल जाएंगे यह 1 मीटर पर ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वस्तु है यह रुका हुआ है। ठीक है, इसका दूरी बढ़ नहीं रहा है, मतलब यह विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था वाला ग्राफ हमेशा एक्स अक्ष के हमेशा समांतर होगा। ठीक है,
अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है वेग समय ग्राफ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, समय को x मान लेते हैं और वेग को y अक्ष मान लेते हैं और वेग समय ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। देखिए जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है, यह जो x अक्ष है यह समय है और यह y अक्ष है यह किलोमीटर प्रति घंटा वेग है। ठीक, और एक समान चाल वाला जो वेग समय ग्राफ होगा, एक समान चाल वाला, यह एकदम सीधा रेखा में होगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ पेपर पे समझ लेते हैं। तो देखिए यही है ग्राफ पेपर पे वेग समय ग्राफ, यानी एक समान चाल वाला वेग समय ग्राफ कैसा होगा। तो यह एक सीधा रेखा में होगा। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यह एक अक्ष है और हम यह क्या माने, यह समय माने हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से। और यह जो y अक्ष है इसको हम लोग वेग माने हैं, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखिए कोई वस्तु एक समान चाल से कब चलेगा, जब वह पहले घंटे में 30 किलोमीटर की रफ्तार से होगा, दूसरे घंटे में भी उसका स्पीड कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे में भी उसका स्पीड कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथे घंटे में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब है इसका जो वेग होगा यह हमेशा 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ही यह चल रहा है, यह ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी यह एक समान चाल से चल रहा है। ठीक, तो एक समान से चाल से चल रहे किसी वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होगा वह कैसा होगा, वह x अक्ष के समानांतर एकदम सीधा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किताब में भी दिया है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आप देखे हैं, है ना, एकदम सीधा रेखा में था। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी, आप तो देखे ही हैं, x अक्ष क्या था, समांतर एकदम सीधी रेखा में था। ठीक, यह जो एक समान चाल वाला वेग समय ग्राफ है यह क्या है, यह x अक्ष के एकदम समांतर है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए यह असमान चाल वाला रहता, ठीक है, वेग समय ग्राफ जो है यह असमान चाल वाला रहता तो यह घटता बढ़ता। ठीक है, यह घटता बढ़ता, यह जो लाइन होता है यह सीधा नहीं होता, एक अक्ष से समांतर नहीं होता, यह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे एक समान कैसा होगा और असमान कैसा होगा। हम देखिए किताब में इसी के नीचे एक और अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए इस लाइन को। चलते हैं ग्राफ पेपर पे। कहने का मतलब है देखिए इस ग्राफ पर आप विस्थापन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यह समय है, ठीक है, और यह क्या है, यह वेग है। अब जैसे मान लीजिए देखिए आपको 2 घंटा से 5 घंटा के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, कितना दूरी तय किया है यह वस्तु चलने में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बस इतना क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे, यह क्या हो जाएगा, यह विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, यह वस्तु जो चल रहा है स्पीड में, ठीक, यह वस्तु दूसरे घंटा और 5वें घंटा में कितना दूरी तय किया है 2 घंटा और 5 घंटा के बीच में, यानी 1 2 3 इस 3 घंटा में कितना दूरी तय किया है। अब बस इस ग्राफ और इस समय के बीच का जो क्षेत्रफल होगा इसको आप ज्ञात कर लेंगे तो यह आपका क्या निकल जाएगा, यह आपका निकल जाएगा विस्थापन। ठीक है, या दूरी निकल जाएगा। अब देखिए आपके किताब में जो अगला चित्र है 8.5, इसमें जो ग्राफ दर्शाया गया है यह एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, और सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है, एकदम सीधा रेखा होता है। ठीक है, वैसा सीधा रेखा नहीं जैसा इसमें था। ठीक है, इसका सीधा रेखा एक अक्ष के एकदम समांतर था। ठीक है, यह एक समान चाल या एक समान वेग वाला समय ग्राफ है। ठीक, वेग समय ग्राफ, लेकिन इसमें क्या है, यह एक समान त्वरण वाला समय ग्राफ है। ठीक है, एक समान त्वरण वाला वेग समय ग्राफ है यह, और यह x अक्ष के समांतर कभी नहीं होगा, यह हमेशा सीधा रेखा में होगा। ठीक है, इसको आप ग्राफ पेपर पर भी समझ सकते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ कैसा है, एक समान त्वरण वाला। अभी जो पीछे आप समझे हैं वह एक समान वेग वाला था, यानी एक समान चाल वाला था। यह जो है यह एक समान त्वरण वाला है। कहने का मतलब 5 सेकेंड, देखिए यह एक समय है और यह y वेग है, ये मीटर सेकेंड में। ठीक, समय है सेकेंड में। कहने का मतलब 5 सेकेंड में इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10वें सेकेंड में इसका स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड है। 15वें सेकेंड में इसका स्पीड 30 मीटर प्रति सेकेंड है। इस तरह हर 5 सेकेंड में यह 10 मीटर प्रति सेकेंड का दूरी, ये वेग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब यह एक समान त्वरण में बढ़ रहा है यह। ठीक, अच्छा इसमें भी देखिए दूरी या विस्थापन ज्ञात करने का वही तरीका है। अब जैसे मान लीजिए आपको यह ज्ञात करना है कि कोई वस्तु इस 5वें सेकेंड से लेकर इस 20वें सेकेंड तक कितना दूरी तय किया। ठीक है, यानी 1 2 3, यहाँ 5 5 का 5 10 15, इस 15 सेकेंड में यानी यहाँ से यहाँ तक में कितना दूरी तय किया। तो करना कुछ नहीं है, बस यह क्या करना है आपको 20 तक इसका आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, यह जो भी एरिया घिर रहा है इससे,
ठीक है। इस ग्राफ और 5 से लेकर 20 तक आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपका यह क्या ज्ञात हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, दूरी आपको ज्ञात हो जाएगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसी का उपयोग हम लोग अगले टॉपिक में करने वाले हैं। देखिए वही चीज़ है, एक समान त्वरण वाला ग्राफ यह एकदम सीधा रेखा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यह एक समान नहीं रहेगा, असमान त्वरण वाला रहेगा, ठीक है, तो यह जो रेखा यह सीधा नहीं रहेगा, यह कभी नीचा होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचा होगा, कभी ऊपर होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यह एक समान त्वरित गति से चल रहा है तो इसका ग्राफ एकदम सीधा रेखा में होगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें कुछ है नहीं। अब आगे देखिए 4 प्रश्न, इन चारों प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, एक करके हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो आप पीछे देखिए पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई वस्तु एक समान गति से चलेगा, ठीक है, तो उसका समय दूरी ग्राफ क्या होगा, सीधा रेखा में होगा। ठीक है, आप यही पढ़े थे ग्राफ में। ठीक है, उसका जो ग्राफ था वह कैसा था, एकदम सीधा रेखा में था। ठीक, लेकिन अगर वही वस्तु असमान गति करेगा, ठीक है, समान समय में समान दूरी तय नहीं करेगा, तो वह कैसा होगा, वह ग्राफ सीधा रेखा में नहीं होगा। ठीक है, यानी वह जो ग्राफ होगा वह ऐसा होगा, वह टेढ़ मेढ़ लाइन में होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की गति का दूरी समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो वह वस्तु क्या है, वह वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, आप पीछे समझ चुके हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो यह भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की गति का चाल समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर है, ठीक है, क्या चाल समय ग्राफ अगर समय अक्ष के समांतर है तो वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, एक समान चाल या एक समान वेग से क्या है, गतिमान है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसको समझ भी चुके हैं अच्छे से। इसका अंतिम प्रश्न है 4 नंबर कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वेग समय ग्राफ जो है, इसमें जो समय और वेग का जो इसमें ग्राफ दर्शाया गया है, इसमें जो नीचे का जो क्षेत्रफल नापा जाता है, इसे क्या निकलता है, इसे विस्थापन निकलता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं 4 नंबर के कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, विस्थापन या दूरी होती है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरह से आपने इन चारों प्रश्नों को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है, गति का देखिए 3 गो समीकरण है। इस तीनों समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। ठीक, पहले इस समीकरण तीनों समीकरण को आपको हम लोग क्या करते हैं, समझा देते हैं हम। तो देखिए यही है आपका गति का 3 समीकरण। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब यह जो शॉर्ट टर्म जो दिया हुआ है वी यू ए टी एस, यह क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए v का मतलब है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, u मतलब प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, t का मतलब है समय यानी टाइम, और s का मतलब है दूरी यानी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में करके 3 गो समीकरण दिया हुआ है। ठीक, और इस तीनों समीकरण को हम लोग ग्राफीय विधि से देखते हैं कैसे यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यह है हमारा वेग समय ग्राफ और हम सिद्ध करने वाले हैं v बराबर u प्लस ए टी यानी पहला समीकरण। ठीक है, समय वेग ग्राफ ऐसा ही होता है, यह x जो है यह समय है और यह जो y है यह क्या है, यह वेग है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इधर समय जा रहा है, इधर वेग जा रहा है, और हमारा जो वेग है वह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी प्रारंभिक वेग a है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यानी हमारा अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी e है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाए हैं और यह हम लाइन को हम क्या किए हैं, थोड़ा मिला दिए हैं अपना सहूलियत के लिए। ठीक, देखिए ओ ए बराबर क्या होगा, यू मतलब प्रारंभिक वेग, आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यह प्रारंभिक वेग है जहाँ से वेग शुरू हो रहा है। ठीक, अच्छा ओ ई बराबर क्या है, भी यानी अंतिम वेग। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा यह भी होगा, क्योंकि जहाँ पर वेग इसका गति क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक, इसका वेग यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो यह हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ये अंतिम वेग, और यह जो हो जाएगा यह प्रारंभिक वेग। ठीक,
वही हम कर दिए हैं। अब देखिए ए ई बराबर, यानी ए ई बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे में से यानी ओ ई में से ओ ए ओ को आप घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए ई निकल जाएगा। तो वही हम किए हैं, ए ई बराबर ओ ई माइनस ओ ए। ठीक है, यह आपका आ गया है भी माइनस यू। ठीक, यहाँ से यहाँ तक यह पूरा क्या है, भी है। ठीक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका यू है, प्रारंभिक वेग है। ठीक, इसको हम समीकरण एक ले लिए। हम देखिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, आपको पता है। ठीक, त्वरण को ए कहते हैं, ए बराबर वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यही ए ही होगा, ए ही बटा ओ डी। ठीक है, क्योंकि भी माइनस यू वेग में परिवर्तन यही है ना। अच्छा, समय हम यहाँ से यहाँ तक समय लिए हैं तो समय हमारा क्या हो जाएगा, ओ डी। ठीक, अब देखिए ए बराबर ए ई तो क्या है हमारा भी माइनस यू है, तो भी माइनस यू बटा ओ डी टी हो जाएगा समय। ठीक, देखिए यह टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर भी माइनस यू। ठीक है, हम इस पूरे भी माइनस यू को इधर कर दिए हैं और इस पूरे ए टी को इधर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए इस माइनस यू को हम इधर भेज दिए हैं तो क्या हो गया, भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले समीकरण को दर्शाते हैं, सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए हमारा अगला समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम लोग इसको दर्शाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको तो पता ही है कि इस ग्राफ के द्वारा हम लोग दूरी या विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस ग्राफ के द्वारा इस समय से जितना क्षेत्रफल घिरा हुआ रहता है वह सब क्या होता है, वह सब विस्थापन या दूरी होता है। ठीक, तो दूरी बराबर हो जाएगा ओ ए बी डी का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ध्यान से कि यह ओ ए बी डी जो पूरा क्षेत्रफल होगा इसमें एक आयत है और एक त्रिभुज है। ठीक, आयत ओ ए सी डी प्लस त्रिभुज ए बी ए सी बी। ठीक, आयत का क्षेत्रफल ओ ए गुने ओ डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुने इतना होता है, आपको तो पता ही है। अब देखिए ओ ए जो है, ओ ए यह क्या है, यह यू है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, प्रारंभिक वेग। अच्छा टी, देखिए ओ डी क्या है, यह समय है, तो हम ओ डी को क्या मान लिए हैं, टी टी कर दिए हैं। प्लस है तो प्लस हाफ। देखिए ए सी बराबर टी होगा कैसे, देखिए ए सी बराबर ए डी होगा। ठीक है, ए सी बराबर ओ डी होगा, और ओ डी क्या है, समय है। ठीक, तो ए सी को हम टी कर दिए हैं बराबर, देखिए बी सी को हम ए टी कर दिए हैं। यानी यह जो बी सी है यह ए टी कैसे होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर क्या होता है, प्रारंभिक या अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी ओ ई बटा ए घटाओ ओ ए बटा ओ डी, यही होगा ना। बराबर देखिए इस पूरे में से यह घटेगा तो यह क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, ए ई बटा टी हो जाएगा बराबर, ए ई क्या है, ए ई जो है यह बी सी के बराबर है, तो हम बी सी बटा टी कर देंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा टी। यहाँ से देखिए टी इधर आ जाएगा तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक, तो यही इसको हम क्या करेंगे, इस बी सी के बदला हम क्या कर दिए हैं, ए टी कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए ए टी। ठीक, अब देखिए यू टी, तो यू टी रह जाएगा प्लस प्लस हाफ हाफ, और देखिए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ए रह जाएगा। ठीक, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे। अब देखिए हम अगला जो समीकरण सिद्ध करने वाले हैं वह है 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यह हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक, तो आपको देखिए पता ही है यह ग्राफ जो है, यह इस ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दर्शाता है हमको, एस यानी दूरी या विस्थापन। ठीक है, तो यह जो आप ध्यान से देखिएगा, यह ओ ए बी डी जो है यह एक समलंब है। ठीक है, ओ ए बी डी क्या है, एक समलंब है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह भुजा प्लस यह भुजा, ठीक है, बटा 2 गुने ओ डी। ठीक है, ए सी को आप ओ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब देखिए ओ ए आपका यू है, बी डी आपका भी है प्रारंभिक वेग, और बी डी जो है इसको आप ओ ई भी लिख सकते हैं, यह क्या है, यह अंतिम वेग है। ठीक, बटा 2 गुने ओ डी। ठीक, देखिए ओ डी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक समय है तो इसको हम टी कर दिए हैं। ठीक, तो आपका आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस वी बटा 2। देखिए टी जो है इसको हम टी बराबर भी माइनस यू बटा ए कर दिए हैं। कैसे, तो इसको हम देखिए पहला जो समीकरण सिद्ध किए हैं, यहाँ देखिए भी बराबर यू प्लस ए टी, यह हमारा पहला समीकरण था। इसमें यहाँ पे देखिए ए टी बराबर भी माइनस यू था, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा के टी बराबर, ठीक है, भी माइनस यू बटा ए कर सकते थे। ठीक है, भी माइनस यू बटा ए, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम वहाँ पे यूज किए हैं। तो देखिए हम लोग इसी को क्या किया, यहाँ पे यूज किए हैं। देखिए टी बराबर क्या हो गया, भी माइनस यू बटा ए हो गया है, या टी का मतलब। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का
फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बटा 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा। अब देखिए यार 2a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यह तीसरा सूत्र भी आ गया आपको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इस समीकरण को हम निकालना इस तरह से सीखेंगे, यानी इसी तरह हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसको, ठीक है। देखिए यह आप बुक में भी आपको दिया हुआ है किस तरह से हम इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है, ग्राफीय विधि से। और देखिए आगे इसमें कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। जब विराम अवस्था से स्टार्ट होगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम पहले ही ये सब कर लेते हैं, तो ऐसा इसलिए हम कर लेते हैं ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगे, ठीक है। नहीं तो एक एक प्रश्न को अगर हम हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक। आगे कह रहा है कि 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है। समय कितना, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड तक कितना त्वरण चल रही है, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आपको पहले में प्राप्त करना है ये चाल यानी अंतिम वेग, ठीक और दूसरे में आपको प्राप्त करना है तय की गई दूरी यानी यह b, ठीक। तो पहला जो आपको अंतिम वेग निकालना है, ठीक है, यह इस समीकरण से प्राप्त होगा और दूसरा जो दूरी है इस समीकरण से प्राप्त होगा। पहले आप खुद से करके देख ले, अगर नहीं होता है तो आप फिर आगे वीडियो देखें। यहाँ देखिए a बराबर v माइनस यू बटा टी है, ठीक है, यह तो सूत्र ही है। तो a कितना दिया हुआ है, 0.1 बराबर v कितना है आपको पता नहीं है v, ठीक है, घटाओ u कितना है, 0 है, समय कितना है, 120 सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए यह 120 इधर आके जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 12 बराबर v में से 0 का जाएगा तो यह हो जाएगा v, यानी यहाँ से देखिए v बराबर क्या हो गया, 12, ठीक। तो 12 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा। वैसे ही इस समीकरण से देखिए हम दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 2as बराबर देखिए 2 इंटू a कितना है, 0.1, ठीक है, यहाँ पे a 0.1 है, गुने s हमको निकालना है बराबर v स्क्वायर कितना है, आपको 12 आ गया यानी 12 का स्क्वायर, घटाओ u कितना है, u 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 इंटू यह 0.1 है तो यह क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 2 पचे 10, ठीक, इंटू देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, घटाओ 0 0 ही रह जाएगा। देखिए अब s बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/5 उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 144 गुने 1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से s बराबर क्या हो जाएगा, 144 गुने 5, यह हो जाएगा 720 मीटर, ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगा, 720 मीटर, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से इसको हम हल करेंगे। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे तो हमको मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। त्वरण कितना है उसका, -0.5, ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो विराम अवस्था में आने तक वह कितना दूरी तय करेगी, आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक। अच्छा, चूंकि रेलगाड़ी लास्ट में आकर रुक जा रही है तो अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा, अंतिम वेग यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमको देखिए यह सूत्र से हम क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर लेंगे, 2s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, यह 2a इधर जाके बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो गया। देखिए v आपका 0 है और प्रारंभिक वेग कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड, तो -25 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2a यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -0.5, ठीक। देखिए 0 में से 25 का स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा -625, ठीक। देखिए यह दोनों गुना होगा तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुने 5/10, यह दशमलव हटेगा तो 5/10 हो जाएगा, ठीक।
तो 5 दूना 10 और 2 से यह दोनों कट जाएगा, यह हो जाएगा -1। तो -625 बटा -1 कितना हो जाएगा? 625 मीटर आंसर। ठीक है, तो उस रेलगाड़ी को ये कितना देर में वह रुक जाएगा? वह 625 मीटर का दूरी तय करके वह रुक जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, एक ट्रॉली एक आना तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ठीक है, कहीं पे ढलुआ जैसा जगह है ना, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग नीचे ढुलुकते हुए आ रहा है, कितने के त्वरण से? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है, आगे कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इसका मतलब गति प्रारंभ करने के बाद थोड़ा तक प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। ठीक है, आपको अंतिम वेग निकालना है। अच्छा, समय भी दिया हुआ है इसमें कितना कि 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा। तो समय कितना हम करेंगे? 3 सेकंड। यहाँ से देखिए v बराबर u प्लस AT से हम क्या करेंगे? इसको ज्ञात कर लेंगे। v बराबर u प्लस AT। ठीक, u हमारा 0 है और a हमारा देखिए 2 मीटर प्रति सेकंड 2 है और समय कितना है? 3 सेकंड। तो 3 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रॉली बैग का अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक, हम देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, उसका त्वरण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लिख लिए हैं। उसके बाद कह रहा है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद। देखिए यानी गति प्रारंभ करने के यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 है, वहाँ से वह गति क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद यानी समय कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, वह कितनी दूरी तय करेगा? हमको दूरी निकालना है। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का सूत्र से हम निकाल लेंगे। देखिए u कितना है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 है। t कितना है? समय 10 सेकंड। तो ut हो गया इतना। ठीक है, हाफ है तो आधा कर देंगे। a हमारा कितना है? 4, तो 4 कर देंगे। टी स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 गुना 10 0 हो जाएगा, आधा है तो देखिए 2 4 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने 100 200 मीटर हो जाएगा इसका दूरी आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। 5 नंबर प्रश्न, हम वीडियो थोड़ा कम समय में बने इसके लिए हम क्या किए हैं? पहले ही से बना लिए हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं? कोई पत्थर को यहाँ से जोर से ऊपर में फेंक रहे हैं। ठीक, इस पत्थर को जोर से आप ऊपर फेंक रहे हैं, कितना अथी से, कितना के वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग उसका कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जाहिर सी बात है, नीचे से ढेला ऊपर फेंकिएगा। ठीक है, तो वह धीरे धीरे ऊपर जाके कहाँ होगा? एक जगह जाके रुक जाएगा, यानी वह जो त्वरण है वह धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक, तो त्वरण कितना है? -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे कह रहा है कि तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। ठीक है, अब देखिए इस पत्थर को यहाँ तक पहुँचने में, यानी ऐसा जगह जहाँ पे उसके बाद फिर वापस लौट के क्या हो? गिरने लगे, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा और यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई तय किया, यह दोनों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए चूँकि पत्थर यहाँ से फेंका जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से, तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अच्छा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यह जाके रुकेगा पत्थर फिर वापस तब गिरेगा, तो अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण तो हमारा दिया ही हुआ है। ठीक, हमको यहाँ पे देखिए समय ज्ञात करने के लिए v बराबर ut का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए खुद से वीडियो रोक के, नहीं तो देखते रहिए कैसे बनना है यह। देखिए v बराबर u प्लस AT, यानी देखिए v हमारा कितना है? अंतिम वेग 0 है, बराबर u कितना है? 5 प्रारंभिक वेग प्लस AT। ठीक है, AT a कितना है आपका? देखिए -10 और t कितना है? नहीं पता, तो t रहने देते हैं। अब देखिए यह -10 t जो है यह इधर आ जाएगा। ठीक, -10 t जो है यह क्या हो जाएगा? यह पूरा इधर आ जाएगा, तो यह -10 ही रह जाएगा। ठीक, और इस 5 को हम इधर फेंक देंगे, दूसरी तरफ कर देंगे, तो यह 5 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 5/10 यानी 0.5 सेकेंड। तो कहने का मतलब इसको यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 0.5 सेकेंड लगेगा। अब कितना दूरी तय किया, इसको ज्ञात करने के लिए 2as बराबर v² - u² का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 इंटू a आपका कितना है -10, s कितना है आपको निकालना है, s बराबर v अंतिम वेग 0 है और प्रारंभिक वेग 5 है। ठीक है, तो देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा यह दोनों इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नहीं, यह तो s है, यह दोनों इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा। तो 2 × -10 कितना हो जाएगा, -20। और देखिए 0 में से -5 का स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। 5 बचे 25, माइनस गया और देखिए 5 चौका 20, 5 बचे 25, 5 में 4 से भाग देंगे तो आपको आएगा 1.25 मीटर। तो यह जो पत्थर है यह कितना ऊपर जाएगा, 1.25 मीटर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, इन 5 प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया। अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, यह वृत्तीय गति क्या है, तो इसको समझने के लिए आप एकदम आसान भाषा में देख सकते हैं। आपका साइकिल का जो चक्का घूमता है वह वृत्तीय गति में घूमता है। आप हाथ में क्या कीजिए, एक पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर को धागा से बांध दीजिए और धागा को इस लड़का का जैसे जैसे घुमा रहा है वैसे वैसे घुमाइए। ठीक है, तो यह जो गति होगा यह कैसा गति होगा, यह वृत्तीय गति होगा। ठीक है, एकदम आसान है। अच्छा, वृत्तीय गति का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, आप यहाँ से वृत्तीय गति का ये परिभाषा लिख सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति का। वृत्तीय गति क्या है आपको समझ में आ गया, ऐसा गति जो हमेशा गोल 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 क्या हो, घूमते रहे। अब आप कहेंगे कि इस वृत्तीय गति का दिशा क्या होगा, तो देखिए इसमें दिशा के बारे में दिया है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, यानी इसका जो दिशा होगा वह प्रत्येक बिंदु पर घूमते रहता है और घूमते घूमते वह क्या हो जाता है, उसका पथ वृत्तीय पथ हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही आपको जानना है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा यह वृत्तीय गति है क्या। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, जिसमें 10 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। इसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, खुद से बनाने का प्रयास करें। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद, खुश रहें, पढ़ते रहें।